हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर जो कि मैंने आपको दिया था। इस टेस्ट पेपर का एक फोकस है कि GSTR 1 में जितना हम लोगों ने अभी तक टेबल्स पढ़े उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करना, क्योंकि लॉ पढ़ना एक चीज है और उसकी नॉलेज होना अलग चीज। अच्छा, उससे पहले एक आप करेक्शन कर लो कि हम लोग आंसर शुरू करें। ये जो चॉकलेट लिखा है ना, चॉकलेट को काट दो, इसकी जगह लिख लो हैंडी क्राफ्ट गुड्स। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स कानपुर, कानपुर मतलब यूपी, हैज बीन सेलिंग चॉकलेट सिंस 2014। हिज एनुअल टर्नओवर फॉर अप्रैल वाज 45 lakhs। ठीक है, और ये कौन सी सप्लाई है? ध्यान देना, B2C है, विच इंक्लूड्स इनवॉइसेस एज फॉलोज। अब इसमें कौन कौन सी इनवॉइसेस आ रही हैं? 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक। कौन से मंथ की? अप्रैल की। यूपी में 5 लाख की सेल हुई, एमपी में 5 लाख की सेल हुई, महाराष्ट्र में 10 लाख की सेल हुई, 18 अप्रैल को दिल्ली में 20 लाख की सेल हुई, और पंजाब में कितने की सेल हुई? 5 लाख की सेल हुई 20 तारीख को। फिर क्या हुआ? ही अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 30th अप्रैल। ठीक है, he got his registration on 17th May. The sale for the month of May was 10 lakh B2C in UP till 16th of May 2006। मतलब ये क्या कह रहा है कि 1 तारीख से 16 तारीख के बीच की सेल कितनी हुई है? 10 लाख हुई है। कहाँ हुई है? यूपी में हुई है। कौन से महीने की? मई की। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। एंड 5 lakh फ्रॉम 17th of May to 31st May। मतलब कि 5 लाख सेल हुई है 17 मई से लेके 31 मई तक। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, प्रिपेयर द वर्किंग फॉर ईच ऑफ द टेबल्स ऑफ GSTR 1 फॉर मिस्टर एक्स एंड प्रिपेयर GSTR 1 फॉर रेलिवेंट मंथ्स। ऑल्सो एक्सप्लेन रेलिवेंट कॉन्सेप्ट इन द वर्किंग इन 1-2 लाइन्स। रेट दिया हुआ है 18% और कहा है ऑल वैल्यू मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भैया हैं जिनका नाम है मिस्टर एक्स। कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। वो क्या बेच रहे थे? हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे थे 2014 से। उनका टर्नओवर अप्रैल में जाके कितना क्रॉस हो गया? ये अप्रैल कौन सा वाला है? सर आगे की डेट दी हुई है 2026 की, तो ये अप्रैल भी कौन सा होगा? सर 2026 वाला ही होगा, राइट? कोई इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। ये 2026 वाले अप्रैल की बात हो रही है। उनका टर्नओवर 45 लाख के ऊपर चला गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब आती है? जब आपका टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर कितना होता है? ग्रेटर देन 40 lakhs इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं 40 लाख के ऊपर कब हो गया। 5 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ? 10 लाख हुआ। फिर इसमें 10 लाख और जुड़ा तो कितना हो गया? 20 लाख। और यहां पे टर्नओवर कितना हो गया? एग्जैक्ट 40 लाख हो गया। ठीक है, यानी 18 तारीख तक हमारा टर्नओवर कितना था? 40 लाख था। क्या यहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आई? सर नहीं आई, क्योंकि 40 लाख के ऊपर होना चाहिए। 20 तारीख को जैसे ही टर्नओवर 45 लाख हुआ, कितना हो गया? यहां पे आते ही टर्नओवर कितना हो गया? 45 lakhs हो गया। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपकी अराइज हो गई। मतलब कि जैसे ही 20 तारीख आई और आपने पंजाब में सेल करी
तो आपका टर्नओवर कितना हो गया? 45 लाख हो गया, यानी 40 लाख से ज्यादा हो गया। ठीक है, 45 लाख तो 40 लाख से ज्यादा है ना। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ही अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 30 अप्रैल 2026। ठीक है, उसने क्या बोला कि 30 अप्रैल को उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन मिला उसको 17 मई को। एक टाइमलाइन बना लेते हैं हम लोग। उसने उसकी डेट ऑफ लाइबिलिटी कब आई है? 20/4/26 को। इस दिन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबिलिटी आ गई। उसने अप्लाई कब किया? उसने अप्लाई किया 30 अप्रैल 2026 को। और रजिस्ट्रेशन कब मिला उसको? सर रजिस्ट्रेशन मिला है 17 मई 2026 को। ठीक है, लाइबिलिटी आपकी आई 20 तारीख को, अप्लाई आपने किया 30 को और रजिस्ट्रेशन कब मिला? 17 मई 2026। सर पर इसके बीच में भी तो कुछ सेल हो गई है। हाँ बेटा, 20 तारीख को आपकी सेल कितनी हो गई थी? सर आप गलत लिख रहे हो, सही कर दीजिए ना। बिल्कुल बेटा सही कर रहा हूं। सर 20 तारीख को आपकी सेल कितनी हो गई? सर पंजाब में सेल हुई थी, कितनी हुई थी? 5 लाख की। फिर उसके बाद आपको डेटा नहीं दिया है कि 20 तारीख के बाद अप्रैल में कितनी सेल हुई, तो हम मान लेते हैं 5 ही लाख तक की सेल हुई होगी अप्रैल में। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि मई में 16 तारीख तक कितनी सेल हुई, मतलब यहां से लेके यहां तक 16 तारीख तक कितनी सेल हुई? सर यूपी में ही सेल हुई है और कितने की हुई है? 10 लाख रुपए की सेल हुई है। ओ सर यहां कितने की हुई? 5 लाख की। यहां कितने की हुई? 10 लाख की। सर आप क्या बताना चाह रहे हो? बेटा रजिस्ट्रेशन तो आपको यहां मिला है, इस पीरियड में क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन था? नहीं था सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर कुछ तो इश्यू करना पड़ेगा, कुछ तो इश्यू करना पड़ेगा। उसका नाम क्या होता है बेटा? उसका नाम होता है रिवाइज्ड इनवॉइस। इसके लिए आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा था? अंडर सेक्शन 40। जब आप क्या फाइल करते हो? फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको जो लायबिलिटी की डेट है और जहां पे रजिस्ट्रेशन मिला वहां तक की जो आपने सेल करी है उसके लिए रिवाइज्ड इनवॉइस इश्यू करनी पड़ती है। सर अब एक डाउट ये आ सकता है आपके मन में कि हम क्या माने कि ये जो सेल है वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? बेटा मैंने क्वेश्चन में ये डाउट क्लियर करने के लिए लिख दिया कि आप एक्सक्लूसिव मान के ही सॉल्व कर लो। प्रैक्टिकल वर्ड में क्या होता है सर? प्रैक्टिकल वर्ड में मान लो अगर तुमने किसी को 5 लाख रुपए का कोई आइटम बेचा था, तो क्या तुम उससे जीएसटी बाद में मांग पाओगे? सर नहीं मांग पाएंगे। तो हम उसको प्रैक्टिकली इंक्लूसिव मान लेते हैं। पर इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया कि आप सॉल्व करने के पर्पज से सब चीजों को क्या मान लो? एक्सक्लूसिव मान लो। ठीक है सर, हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है, अब आप सॉल्व करवा के दिखाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, लो सॉल्व करवा देते हैं और सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग साथ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? सबसे पहले आंसर नंबर है हमारा 1, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है सर, टेबल क्या बहुत टफ होगी? नहीं बेटा, बहुत इजी टेबल होगी। कैसी होगी? सर बिल्कुल आसान, नन्ही मुन्नी सी टेबल हो। ठीक, जल्दी जल्दी बना लो, मेरे साथ सारे बच्चे टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा मान लेते हैं हम लोग डेट का हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स दी गई। ओके, प्लेस दिया हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिख लेते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा, B2C है सारा, तो मैं B2C और B2B में कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, हमें क्वेश्चन ने कह दिया है B2C सारी सेल है, तो उसको बाइफरकेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं आ रही है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी B2C है, यहाँ पे भी B2C है, कोई B2B सेल तो आ नहीं रही है। तो एक काम करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद टाइप लिख लेते हैं, टाइप ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, ये क्या है बताऊंगा बच्चों। आगे और कौन से कॉलम की जरूरत पड़ेगी हमें? एक देख लेते हैं, प्री टैक्स लाइबिलिटी या पोस्ट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्या कॉलम बना लेते हैं, एक प्री लाइबिलिटी का बना लेते हैं और एक पोस्ट लाइबिलिटी का बना लेते हैं। और लिख, प्री लाइबिलिटी ऑब्लिक पोस्ट लाइबिलिटी। एक कॉलम तुम लोग बना लो टैक्सेबल वैल्यू का, कौन सा? टैक्सेबल वैल्यू का। उसके बाद जीएसटी के कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, राइट। एक हमारा सीजीएसटी का बनना चाहिए, एक हमारा एसजीएसटी का बनना चाहिए। ठीक सर, एक कॉलम अभी और हमारा होना चाहिए हमारे पास, टेबल नंबर का। एक काम करते हैं ना, डेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, तो टेबल नंबर का भी कॉलम आ जाएगा यहीं पे। यहां पे हमारा क्या आ गया, टेबल आ गया। टेबल तुम लोग बताओगे मेरे, ठीक है सर। जल्दी से सॉल्व कराइए ना बेटा, बहुत जल्दी कर रहा हूं, बस बस बस, खत्म खत्म बेटा खत्म। देखो यहाँ पे क्या आएगा, आईजीएसटी, यहाँ पे क्या आएगा, सीजीएसटी, यहाँ पे क्या आएगा, एसजीएसटी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हम लोग वापस से एक बार देखेंगे। 1/4/26 से 16/4/26। ठीक है सर, तो यहाँ पे डेट लिख लेते हैं एक बार, 1/4/26 से लेके 16/4/26 तक। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन कौन सी है, स्टेट के नाम देखो बेटा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। एक तो यूपी हो गया, दूसरा एमपी हो गया, तीसरा क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद कौन सा है, 18 तारीख को दिल्ली। 18/4/26 को कहां पे हमने सामान बेचा, दिल्ली में बेचा। फिर उसके बाद हमने सामान कहाँ बेचा, 20 तारीख को, 20 तारीख को हमने बेचा बेटा सामान पंजाब में। कहाँ बेचा, पंजाब में। सर उसके बाद सामान कहाँ बेचा, सर उसके बाद ना 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक, देखो ये लिखा हुआ है ना, सामान हमने कहाँ बेचा है, यूपी में बेचा है। ठीक है, और कितना सामान बेचा है, 10 लाख का बेचा है। तो हम लिख लेते हैं यहीं पे 1/5/2/16/5/26। कहाँ सामान बेचा, यूपी में बेचा। थोड़े थोड़े कॉलम बढ़ा दे रहा हूं मैं, एक एंट्री हमारी और आएगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा और सामान कहाँ बिका है, सर वो भी यूपी में बिका है, 7/5/26 से लेके 31/5/26 तक। सर देखते हैं, ये देखिए बेटा, यूपी में बिका है
और कितना बिका है? 5 लाख का बिका है। यहां पे भी हमने स्टेट का नाम क्या लिख लिया? यूपी। और एक बार फिगर्स भर लेते हैं, कितने कितने का सामान बिका। पहले यूपी में गया था 5 लाख का सामान, 5 लाख। सर गलत कॉलम में लिख रहे हैं आप? ओके बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी मम्मी सॉरी। कहाँ लिखना चाहिए? यहाँ पे लिखना चाहिए, 5 लाख। उसके बाद फिर एमपी में कितना बिका? 5 लाख ही बिका। महाराष्ट्र में कितना बिका? 10 लाख का बिका। दिल्ली में कितना बिका? दिल्ली में सर 20 लाख का बिका था। सर आपको तो याद ही हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन भी मैंने बनाया है और आंसर भी मैं ही करा रहा हूं, तो मुझे फिगर्स याद हो गए। पंजाब में कितना बिका था? 5 लाख का बिका था। इसके बाद 17 मई से पहले यानी 16 मई तक यूपी में कितना बिका था? 10 लाख बिका था। और उसके बाद कितने का बिका था? 5 लाख का बिका था। यहां तक सब लोग अगर साथ चल रहे हो तो आगे बढ़ता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी लायबिलिटी कहां तक नहीं आ रही है। सर इस डेट तक तो कोई लायबिलिटी ही नहीं आ रही है। कौन सी डेट तक बेटा? यहां तक। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि टर्नओवर 40 लाख तक था, उसके ऊपर नहीं गया था। कहां तक नहीं गया था? यहां तक। ठीक है, एक बार टोटल करके देखें। सर कर लीजिए। 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख कितना आता है? 40 लाख आता है। तो यहां मैं बोल दूं ये पीरियड ना प्री लायबिलिटी वाला है। सर प्री लायबिलिटी बोले तो मतलब कि यहाँ पे जीएसटी की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं थी। जीएसटी की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं थी। पर जैसे ही क्या हुआ, आपका टर्नओवर कहां पहुंच गया? 45 लाख पहुंच गया इस डेट को। तो आपकी जीएसटी की रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, इस डेट पे हमारे को जीएसटी देना पड़ेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो इसको मैं डाल देता हूं पोस्ट लायबिलिटी में। इसमें डाल देता हूं पोस्ट लायबिलिटी पीरियड। ये वाला भी पीरियड पोस्ट लायबिलिटी हो जाएगा और ये वाला भी पीरियड पोस्ट लायबिलिटी हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मिला? 17 मई को मिला। तो एक बात बताओ, अप्रैल में क्या आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन था? नहीं था। तो अप्रैल की इनवॉइसेस कौन से मंथ में आएंगी? सर मई के मंथ में आएंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी कहां मिला? मई में मिला। ठीक है, तो डेट ऑफ लायबिलिटी क्या है बेटा हमारी? डेट ऑफ लायबिलिटी हमारी हो गई है 20 तारीख 2026। 20 तारीख से लेके कौन सी तारीख तक? 16 मई तक रजिस्ट्रेशन तो आपके पास था नहीं। तो इसके लिए आप लोग क्या इशू करोगे? सर हम लोग ना रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है बेटा, अब तुम लोग कह ही रहे हो तो मैं मान लेता हूं। क्या इशू करेंगे? रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं एक छोटा सा लिख दे रहा हूं कि यहां पे R.I आएगा, रिवाइज इनवॉइस। यहां पे भी क्या होगा? R.I आएगा। अब 17 को रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो यहां पे क्या करोगे? आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक चीज बताइए, ये वाला जो पीरियड है,
क्या इसमें कोई टैक्स आएगा? नहीं बेटा, इसमें कोई टैक्स नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आ रहा है? बेटा ये जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स आपने बेचे थे ना, उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी थी? 40 लाख रुपए की थी। तो उस पे इसीलिए हम लोगों ने कोई जीएसटी नहीं चार्ज किया। अब बेटा तुम लोग बता दो, जैसे ही हमारी लायबिलिटी आई, कब आई? 20 तारीख को। और ये कौन सी सप्लाई है, जरा बताना मेरे को। सर हमारा जो मिस्टर एक्स था ना, मिस्टर एक्स वो कहाँ का रहने वाला था? कानपुर का। कानपुर कहाँ आता है? यूपी में आता है। यूपी से पंजाब आप सेल करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। और यूपी टू यूपी करोगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट हो जाएगा। यहां पे भी इंट्रा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आइए टेबल नंबर भी लिख देते हैं ना। बेटा इंटर स्टेट सप्लाई जब होती है, और कौन सी सप्लाई? ये सारी सप्लाई क्या है? B2C है। तो किस कॉलम में जाएगा? सर कोई इंडिविजुअल इनवॉइस की तो बात हो नहीं रही है, तो एक काम करिए, टेबल नंबर 7 में डाल दीजिए। सर यूपी वाली इंट्रा स्टेट वाली, सर यहां पे भी कोई इंडिविजुअल इनवॉइस तो है नहीं, तो B2C की सेल किस में जाएगी? टेबल नंबर 7 में जाएगी। सर टेबल नंबर 7 शो क्या करता है? B2C अदर्स को। क्या शो करता है? B2C अदर्स को। अब बस इसमें क्या लिख लो, एक कैलकुलेशन और लिख लो कि कितना कितना जीएसटी देना था। अब जैसे 5 लाख का है, और इस पे जीएसटी रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, और जरा देखें, 18% दिया हुआ है। ओके सर, तो यहां हम लोग रेट लिख लें ताकि हमें याद रहे। 18% आईजीएसटी, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो 18% के हिसाब से अगर आईजीएसटी हम जोड़ें, सर आईजीएसटी क्यों लग रहा है? क्योंकि इंटरस्टेट है। तो 5 लाख का 18% कितना आ गया बेटा? 90,000 रुपए। कितना आ गया? 90,000। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा 10 लाख रुपए। अब 10 लाख का कितना जोड़ना है हमें? सर ये इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। तो 10 लाख पे ना सर हमें 9% जोड़ना है। 9% कितना हो गया? सर ये भी 90,000 ही आता है। और उतना ही कितना हो जाएगा? एसजीएसटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद 5 लाख पे कितना आएगा? सर 10 लाख का आधा आ जाएगा, यानी 45,000। 18% के हिसाब से 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। 5 लाख इंटू 9% इज इक्वल टू 45,000। सर बस इतना ही करना था क्वेश्चन में? हाँ बेटा बस इतना ही करना था। इसके साथ साथ एक रिपोर्टिंग और करनी थी, टेबल नंबर 13 की। टेबल 13 में हमें सर क्या बताने की नीड थी? क्या यहाँ पे इनवॉइसेस दिए हुए हैं? नहीं सर, इनवॉइस की डिटेल तो नहीं दी है। सर तो क्या मेंशन करना था? टेबल 13 में हम लिख देते इनवॉइस इशूड, इनवॉइस कैंसिल्ड, नेट इनवॉइस। और ये पता है किस में जाता? ये जाता 13.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है सर, एक और इनवॉइसेस भी तो आएंगी। हाँ बेटा आएंगी, 13.3 वाली। सर 13.3 में कौन सी आती है? सर RI वाली, रिवाइज इनवॉइस। कितनी इशू करी, कितनी कैंसिल हुई, और नेट इनवॉइसेस कितनी रिवाइज करी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके अलावा जो मैंने ऊपर आपको सेक्शंस बताए, वो आपको थोड़ा बहुत एक एक दो दो लाइन में थ्योरी में लिख देने थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया।
हमें तो पूरा समझ में आ गया। हाँ बेटा, आ ही जाएगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो था। सर क्वेश्चन 2 ना और सिंपल है, ये तो हम सबने कर लिया था, पर आओ बेटा एक बार मैं करा देता हूँ। मिस्टर वाई कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं इस बार। इनकी कुछ आउटवर्ड सप्लाईज हैं, कौन से महीने की? अप्रैल की। एक तो दिल्ली में ही हुई, फिर मुंबई में हुई, फिर लखनऊ में हुई, फिर इंदौर में हुई, फिर बैंगलोर में हुई। आओ यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं, क्या मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूं? हाँ सर करवा दीजिए। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल नंबर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? टेबल नंबर। ठीक है, यहाँ पे टाइप क्लासिफाई कर लेते हैं कि इंट्रा है कि इंटर है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इनक्लूसिव दिया हुआ है। क्या दिया है? इनक्लूसिव। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सर आपको कुछ तो निकालना पड़ेगा। उस कुछ का नाम पता है क्या है बेटा? टैक्सेबल वैल्यू। क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सर थोड़ा छोटा छोटा लिखिए वरना आ नहीं पाएगा। ओके बेटा, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं। टैक्सेबल वैल्यू। उसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा सर? सर आईजीएसटी चाहिए होगा, सीजीएसटी चाहिए होगा और एसजीएसटी भी चाहिए होगा। इतनी चीजें आपको चाहिए होगी। ओके सर। इसके बाद पता है रेट यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 5%। नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर द वर्किंग्स फॉर ईच ऑफ द टेबल ऑफ GSTR1 फॉर मिस्टर वाई एंड प्रिपेयर GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और एक दो लाइन में कॉन्सेप्ट भी बता देना। ठीक है सर, ये तो हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले। चलो सब लोग बताओ, दिल्ली वाला इंसान दिल्ली वाले को सप्लाई करेगा तो इंटर होगा कि इंट्रा होगा? सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इंट्रा होगा। दिल्ली वाला मुंबई को करेगा तो क्या होगा? इंटर होगा। सर लखनऊ को करेगा तो इंटर होगा बेटा। इंदौर को करेगा तो यहां पे भी इंटर होगा। बैंगलोर को करेगा तो सर इंटर होगा। एक बार बताया ना आपको। ओके बेटा ओके, आई गॉट इट। आप सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक काम करो, टेबल नंबर भी बता ही दो ना। सर टेबल नंबर तो बहुत इजी है। सर जैसे ही हमने देखा क्या है? सप्लाई इंट्रा स्टेट है और टाइप क्या है? B2C है। एक तो इंट्रा स्टेट है, ऊपर से B2C है, तो सर हमारा प्यारा टेबल नंबर 7 आ जाएगा। सर इंटर स्टेट का तो आप टेबल पूछना ही मत। जैसे ही हमने देखा इंटर स्टेट, हम सीधे टेबल 4A लिख देते हैं। नहीं बेटा, टेबल 4A तो B2B में आता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो B2B वाला है या B2C वाला है। सर आइए देखते हैं। सर B2C है, 40,000 है। 1 लाख रुपए से ज्यादा तो नहीं है ना बेटा? नहीं सर नहीं है, तो टेबल नंबर 7 लिख। सर B2C है, इंटर स्टेट भी है, ठीक है, और 1,30,000 से ज्यादा है। ओ, इसके लिए पता है एक अलग से टेबल होता है, टेबल नंबर 5, जहां पे हम B2C लार्ज लिखते हैं। कौन सी? इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग होती है, जो 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू वाले हैं। उसके बाद B2B का सर अभी आपने बता ही दिया, 4A होता है। सर यहाँ पे भी B2B 4A आ जाएगा सर। उसके बाद सर उसके बाद ना B2C है पर 1 लाख से कम की इनवॉइस है। 1 लाख से कम की है मतलब टेबल नंबर 7। फिर कितने की है? 1.5 लाख की है। 1.5 लाख जैसी देखा, 1 लाख के ऊपर हो गया तो क्या लिखा? टेबल नंबर 5। सर एग्जैक्ट 1 लाख है। एग्जैक्ट 1 लाख पे क्या होता है बेटा? सर एग्जैक्ट 1 लाख पे भी अगर B2C है तो हम टेबल 7 में रिपोर्ट कर देंगे।
सर इतना सिंपल है? हाँ बेटा इतना ही सिंपल है। अब सर टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से करोगे और डिवाइड किससे कर दोगे? 105 से। और ऐसा ही आप सब में करोगे सारे इनवॉइसेस के लिए। ठीक है, तो आओ वैल्यूज देखना शुरू करते हैं। सर कैसे आएगा? 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105 कितना आ गया बेटा? बताना जरा। सर 2 लाख कैलकुलेटर पे लिखा, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको किससे डिवाइड किया? 105 से डिवाइड किया, तो सर कितना आ गया? सर इतना आ गया 190476। बेटा मैं पॉइंट्स वाले नंबर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर ले। ठीक है, फिर क्या किया सर हम लोगों ने? 40,000 लिया कैलकुलेटर पे, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कितने से कर दिया? 105 से कर दिया, तो कितना आ रहा है बेटा? 38,095 रुपीज। सर फिर उसके बाद 1,30,000 लिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया और 105 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा? 1,23,810 रुपए। इसके बाद क्या किया सर? सर 2 लाख रुपए हैं आपके पास, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और कितने से डिवाइड कर दीजिए? 105 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया? सर जितना ऊपर आया उतना यहाँ लिख दीजिए, 190476। सर अब 5 लाख को करके दिखाइए। 5 लाख है ना बेटा? हाँ सर, B2B वाला भी है और 5 लाख भी है। 100 से मल्टीप्लाई और 105 से डिवाइड। सर आपकी वैल्यू आ गई 4,76,190। सर 70,000 को भी करके दिखाइए ना। 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 105 कितना हुआ? 6667। 6667। फिर सर 1.5 लाख को भी करके बताइए। 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 105 कितना आ रहा है? 142,857। सर 1 लाख को करके बताइए। सर 1 लाख को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड किससे करोगे? 105 से करोगे, तो कितना आ जाएगा? 95,238। ठीक है सर, अब क्या करना है? बस बेटा अब तुम्हें रेट लगा देना है। और रेट कितना दिया हुआ है? IGST का 5% हो जाएगा और 2.5% किसका हो जाएगा? CGST और SGST का। सर रेट कैसे लगाएंगे? बेटा कैलकुलेटर पर टैक्सेबल वैल्यू लिखो, 190476 इंटू कितने की रेट है इस पे? अब देखो ये B2C है, क्या है? B2C है, और क्या है? इंट्रास्ट रेट है, तो CGST SGST लगेगा ना, तो इसको इंटू कर दो 2.5% से, तो आपका आ जाएगा 4762। उतना ही आपका SGST का भी वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद मुंबई वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। तो 38,095 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, तो कितना आ गया बेटा? 1905 रुपए आ गया, लगभग 1905 रुपए। सर इसके बाद 1,23,810, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 5% से, कितना आएगा बेटा? सर 6140। सही आ रहा है? एक बार चेक कर लो बेटा। 1,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 105, वैल्यू तो एकदम सही आई है। इसका 5%।
सही आया बेटा, 6190। ठीक है, 1,90,000 का फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। सर 5%। सर 5% क्यों लिख रहे हो आप पूरा पूरा? क्योंकि बेटा ये सब ना इंटर स्टेट है, इसीलिए आईजीएसटी में डाल रहा हूँ। किस में डाल रहा हूँ? आईजीएसटी में। 9524। फिर 4,76,190 को जब आप 5% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 23,810 रुपये। उसके बाद 70,000 का जब आपने टैक्सेबल वैल्यू निकाला तो 6667 आया ना। इसको आप 5% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3333। ठीक है, फिर 1,42,000, ये बेटा 8 है, 857। ठीक है, 1,42,857। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5% से, कितना आ गया? 7143। फिर उसके बाद 95,238 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, कितना आ जाएगा? 4762। जब आप टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को जोड़ोगे, यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी करोगे, तो आपको ये मिल जाएगा, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसको और क्या बोलते हैं सर? कुछ तो बोलते हैं जिसका नाम ऐसा कुछ होता था, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। सर इसके अलावा ना टेबल 12 इग्नोर करनी है, टेबल 13 में तो रिपोर्टिंग करो बेटा। टेबल 13 में देखो क्या आएगा, इनवॉइस इशूड। कितने इशू हुए हैं बेटा यहाँ पे? सर यहाँ पे टोटल 1 से लेके 8 तक हुए हैं, तो इनवॉइस इशू कितना है? 1 to 8। अब बताओ कैंसिल्ड कितने हो गए? सर कैंसिल तो कोई नहीं लिखा है तो 0 लिख लो। नेट कितना हो गया बेटा? नेट कितने इनवॉइस इशू हुए? नेट सर हमारे 8 इनवॉइस इशू हुए। कितने हुए? 8। ये सोल्यूशन भी आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये टेबल 13.1 का पार्ट सबको समझ में आया? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी रेलेवेंट लॉ अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो कि टेबल नंबर 7 में क्यों आया, टेबल नंबर 5 में कब आता है, टेबल नंबर 4A में बी टू बी आता है। इन सब चीजों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन 3 भी आप करवा दो। बिल्कुल करवाएंगे बेटा, क्वेश्चन 3 तो और इजी है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 3। Mr. A supplies following goods to entity registered in SEZ with LUT। सर बहुत ज्यादा बता दिया आपने, कोई नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। मिस्टर ए सप्लाईज मतलब ये क्या कर रहे हैं? सामान बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? किसी को तो बेच रहे हैं जो रजिस्टर्ड कहाँ पे है? SEZ में है। कहाँ रजिस्टर्ड है सर? SEZ में। और विद LUT यानी इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर विदाउट LUT होता तो सर आईजीएसटी इनको देना पड़ता। तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने सामान सप्लाई किया कहाँ पे? एक एंटिटी को, जो कि कहाँ पे थी? SEZ में थी। SEZ में कितने का सामान बेटा सप्लाई हुआ? इसको जोड़ो जरा, 20,000, 40,000, 70,000, ये आ गया आपका 1,30,000 रुपये। और कुछ लिखा हुआ है बेटा इसमें, उसने परचेज किया था ऊपर दिया हुआ आइटम कितने का? 1,00,000 रुपए का, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, एंड उस पे रेलेवेंट टैक्स दिया था। अब ये कह रहा है, ये बताओ बेटा कि क्या उसे कोई आईटीसी मिलेगी? अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी? आईटीसी का ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है,
यहां तक मुझे लगा क्वेश्चन बहुत क्या हो गया, इजी हो गया, तो मैंने आपको परेशान करने के लिए अपने एक स्टूडेंट को भी यहाँ पे लगा दिया काम पे। आकाश एक अनरजिस्टर्ड एडवोकेट है, उससे हमने क्या रिसीव कर लिया, लीगल कंसल्टेशन रिसीव कर लिया, उसको 10,000 रुपए हमने पे भी कर दिए। अब कह रहा है एक्सप्लेन एंड प्रिपेयर वर्किंग्स ऑन हाउ ही शैल रिपोर्ट हिज लायबिलिटी इन GSTR1। ही यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे मिस्टर ए की बात हो रही है। ऑल्सो एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ एडवोकेट सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, तो चलो इसको भी करा देता हूं यहीं पे सॉल्व, बहुत ही इजी है। पहला चीज क्या है, टेबल बता दो SEZ के केस में। सर टेबल नंबर कौन सा आएगा, 6B। यहाँ पे क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज LUT फाइल्ड है। ठीक, टैक्सेबल वैल्यू आप लिखोगे कितनी, 1,30,000। उसके आगे IGST क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नील हो जाएगा। ठीक है, फिर अब पूछ रहा है ITC का क्या करेंगे। सर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स मिसिंग। तो ऐसे केस में अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अज्यूम कर लो कुछ भी रेट, मान लो मैंने रेट ले लिया 18%, या आप इससे रिलेटेड सिर्फ लिख दो थ्योरी। क्या लिखनी है, थ्योरी। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों ही बता देता हूं। विल ही गेट एनी ITC ऑन हिज परचेज, पहले तो 18% के हिसाब से बताता हूं। 1,00,000 रुपए के सामान पे 18% उसने GST पे किया, तो ITC उसको कितनी मिलनी चाहिए थी, 18,000 रुपए की। सर मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप SEZ को सप्लाई करते हो तो ये क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है। कौन सी सप्लाई है ये, जीरो रेटेड सप्लाई है, इस पे आपको ITC मिल जाएगा। सर पर हम तो आगे इसको सप्लाई किसको कर रहे हैं, SEZ को कर रहे हैं, तो ITC यूटिलाइज तो होगा नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा, ये जो ITC है ना, इसका आप बाद में क्या ले लोगे, रीफंड ले लोगे। क्या ले लोगे, रीफंड। इसका फॉर्म नंबर सर बता देना जरा, RFD01। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। बस यही आपको थ्योरी में लिख देना था कि हमने क्या किया, हमने ITC जो है वो हमें मिलनी चाहिए। वी आर एलिजिबल टू क्लेम द ITC एज द सप्लाईज आर जीरो रेटेड सप्लाईज, and we can claim the refund on the same in RFD01। खत्म हो जाता। सर अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस करिए। सेकंड पार्ट बोले तो सर लीगल कंसल्टेशन सर्विस भी लिए ना। एडवोकेट कौन सा है, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। पहले तो एक चीज अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो, यहाँ पे क्या लगेगा। सर यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है कि कुछ तो लगेगा। हाँ बेटा, यहाँ पे क्योंकि आप एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हो और आप रजिस्टर्ड हो, तो RCM लगेगा। मतलब टैक्स कौन पे करेगा, आप पे करो। सर टेबल नंबर 4B आएगा क्या यहाँ पे, नहीं बेटा, टेबल 4B नहीं आएगा। 4B के केस में सप्लायर ऑफ सर्विस भी रजिस्टर्ड होता है, यहाँ पे तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो सर GSTR1 में इसको कहाँ रिपोर्ट करेंगे, बेटा इसको GSTR1 में रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस 10,000 को हम लोग रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग होगी GSTR3B में, और GSTR3B में हम लोग 10,000 रुपए रिपोर्ट जब करेंगे, और जैसे कि हम लोग ने अज्यूम किया टैक्स 18% है, तो हमें 1,800 रुपए कैसे देना पड़ेगा, हमें ये कैश में देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, कैश में, क्योंकि RCM की लायबिलिटी कैसे पेमेंट होती है, कैश में पेमेंट होती है। इसके लिए आप ITC से पेमेंट
नहीं कर सकते हो। बस इसी चीज को आपको थ्योरी में लिख देना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया है। अब इसके आगे चले। बिल्कुल सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 बेटा वो कल वाली क्लास में कराऊंगा, क्लास में रिकॉर्डिंग करूंगा। सर क्वेश्चन 5 कराएंगे? हाँ बेटा ये वाला करा देता हूँ। सर ये आप नीचे सॉल्व कराएंगे कि यहीं पे सॉल्व करा देंगे? और बेटा देखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर बताता हूँ। Mr. X has made some supplies in March and he gets to know that there was an overstatement. Overstatement का क्या मतलब होता है? सर ज्यादा हो गया, ज्यादा लिख दिया। कौन सी इनवॉइस में? इनवॉइस नंबर 17। कितने का ओवर स्टेटमेंट हो गया? सर 2 लाख का एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है बेटा। इनवॉइस 17 पता है किसको इश्यू करी थी? मिस्टर वाई को। और उसकी ओरिजिनल वैल्यू, इट्स वैल्यू वाज, मतलब ये क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल इनवॉइस की वैल्यू दिया है। कितनी थी? 4 लाख थी। मिस्टर एक्स इश्यूज अ क्रेडिट नोट। अब क्या किया मिस्टर एक्स ने? एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया। सर क्यों कर रहा है? बेटा पहले ज्यादा हो गया था ना, अब उसको कम करेगा ना। कम करने के लिए, कम करने के लिए उसने क्या इशू किया? क्रेडिट नोट इशू किया। कौन से महीने में? अप्रैल में। इनवॉइस कौन से महीने की थी? सर इनवॉइस यहां पे लिखा हुआ था मार्च की थी। टू मिस्टर वाई। अब क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स हैज मेड टोटल 10 लाख एज आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सर मतलब कि यहां पे एक टाइमलाइन बना दीजिए तो मजा आ जाए। ओके बेटा बना देता हूं। जब आप मार्च के महीने में थे तो आपने एक इनवॉइस इशू करी थी जिसका इनवॉइस नंबर पता है क्या था? 17। और कितने की इशू करी थी? 4 लाख की। फिर क्या हुआ? फिर सर कुछ नहीं हुआ। फिर आपको पता चला कि इनवॉइस जो है ज्यादा हो गई थी। अब उसको कम करने के लिए आपने क्या किया? अप्रैल महीने में। कौन से महीने में? सर अप्रैल महीने में एक क्या इशू किया? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कितने का इशू करने की जरूरत है? 2 लाख से ज्यादा हुई थी ना, बाय 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख का। और अप्रैल महीने में ही आपने एक और काम क्या किया है? आउटवर्ड सप्लाई करी है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल करी है। और वो सेल कितने की है? बेटा देखो नीचे लिखा हुआ है 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख रुपए की। अब इसमें भी आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? आउट ऑफ विच रुपीज 1 लाख वॉज B2B। ओ अच्छा, मतलब इस 10 लाख में B2B कितना है? सर B2B तो कितना है? सर B2B ना सिर्फ 1 ही लाख रुपए है। तो बचा हुआ क्या हो गया? B2C हो गया। B2C कितना आ गया? 9 लाख रुपए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर प्रिपेयर वर्किंग फॉर GSTR1 एंड रिपोर्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। GSTR1 की वर्किंग बना दीजिए और अप्रैल के महीने में रिपोर्ट कर दीजिए। और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है मैंने इस क्वेश्चन में? 5%। बेटा एक लाइन तो आप खा ही गए। सर कौन सी? ये देखो, यहां पे देखो, ऑल्सो एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट इन 2B ऑफ मिस्टर वाई। ओ मतलब 2B भी समझाना पड़ेगा। हाँ बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपको 2B भी समझाना पड़ेगा। आओ साफ साफ क्वेश्चन नंबर 5 हम करें। आंसर नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन दी है, तो आओ सबसे पहले क्रेडिट नोट की वर्किंग करें। क्रेडिट नोट, इसका टेबल कौन सा होता है जल्दी से बताओ? सर इसका टेबल नंबर होता है 9B।
अब ये भी बता दो ये रजिस्टर्ड वाला है कि अनरजिस्टर्ड वाला है। Mr. X has made some supplies in March and he gets to know there was an overstatement by 2 lakh rupees. Invoice was issued to Mr. Y and its value was 4 lakh. ठीक है। और नीचे हमने दे दिया explain impact of credit note in 2B of Mr. Y. अब जैसे ही मैंने बोला ना 2B of Mr. Y, यानी कि मिस्टर वाई भी क्या था, रजिस्टर्ड था, तो ये क्रेडिट नोट कौन सा हो गया, रजिस्टर्ड वाला। अब क्रेडिट नोट में हम लोग को क्या क्या डिटेल लिखनी है सर, एक तो ये बताना पड़ेगा कि क्रेडिट नोट की वैल्यू कितनी है। सर 2 लाख से ओवर स्टेटमेंट था तो क्रेडिट नोट की वैल्यू कितनी होगी सर, वैल्यू हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है। उसके अलावा क्या बताना पड़ेगा, उस पे जीएसटी कितना था। अब बेटा इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। जब कुछ ना दिया हो कि इंट्रा है कि इंटर है तो आप इसको इंट्रा स्टेट मान लो। यहां पे लिख लो अज्यूम्ड इंट्रा स्टेट आंसर में। ठीक है। तो मतलब आपका सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। कितना कितना लगेगा सर, 2.5% लगेगा, क्योंकि 5 लाख टैक्स रेट दिया हुआ है। और 2 लाख का 2.5% कितना होता है बेटा, 2 लाख का 2.5% होता है 5,000। 5,000 सर, इसके साथ ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर 17। और क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, GSTIN ऑफ रिसिपिएंट। आपने जिसको सप्लाई करी थी उसी को क्रेडिट नोट डालोगे ना, किसी और पार्टी को ना चला जाए। ठीक है। तो वहां से वो रिसिपिएंट की डिटेल पिक कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे केस में रिसिपिएंट कौन है, मिस्टर वाई। ठीक है। इनका GSTIN हमें डालना पड़ेगा। इतनी डिटेल आपको टेबल नंबर 9B में डालनी पड़ेगी। उसके बाद उसने हमें बताया था कि कुछ B2B सेल हुई है और कुछ B2C सेल हुई। B2B सेल हुई है, B2C सेल हुई है। ओके। आओ अब पहले मेरे को बताओ B2B सेल किस में आती है। सर B2B सेल तो टेबल नंबर 4A में आ जाती है। कौन सी सेल की बात कर रहा हूं मैं, B2B की। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर, टैक्सेबल वैल्यू उसकी थी 1 लाख रुपए। जीएसटी कितना आ जाएगा सर, B2B है तो यहाँ IGST आएगा। कौन सा जीएसटी आएगा, IGST। आईजीएसटी आएगा। बेटा मैंने कब कहा कि आईजीएसटी आएगा, मैंने कहा अज्यूम कर लो जब कुछ नहीं दिया है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो आप इंट्रा मान के चलो। क्या मान के चलो, इंट्रा स्टेट मान के चलो। सर टेबल 4A में इंट्रा स्टेट आ सकता है, हाँ बेटा आ सकता है, बस B2B ट्रांजेक्शन होना चाहिए। B2B करेंगे तो क्या आएगा, CGST आएगा, SGST आएगा। ठीक। कितना आ जाएगा, 2.5%, यानी 2,500 रुपए और 2,500 रुपए। इसके साथ हमें क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, GSTIN रिपोर्ट करना पड़ेगा, डेट ऑफ इनवॉइस रिपोर्ट करना पड़ेगा। और क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा सर, इनवॉइस नंबर भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया 4A। इसके बाद क्या होगा सर, B2C जाएगा टेबल नंबर 7 में। और क्योंकि कोई इंडिविजुअल इनवॉइस की बात नहीं हुई है तो ये B2C अदर्स है। ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखी कितनी हो गई थी सर, 9 लाख रुपए थी।
कितनी थी? 9 लाख रुपए थी। सर इतना पैसा क्या करेंगे आप? बेटा मेरा थोड़ी ना है, क्वेश्चन में दिया है। 9 लाख का 5% कितना आ गया? 45,000। पर हमें तो क्या करना है? इंटरेस्ट रेट मानना है। तो CGST और SGST में इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब या तो आप ऐसे कर लो, 9 लाख का 2.5%, तो कितना आ गया? 22,500 CGST में और 22,500 SGST में। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने रिपोर्टिंग सर कर ली, हमारी रिपोर्टिंग खत्म हो गई। इसके बाद आप टेबल नंबर 13 में भी रिपोर्टिंग करोगे। कौन से टेबल में रिपोर्टिंग होनी है? सर टेबल 13 में। टेबल 13 क्या बोलता है? टेबल नंबर 13 क्या बोलता है? टेबल 13 बोलता है डॉक्यूमेंट इशूड। क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट इशूड। अब टेबल 13 में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 13.1। 13.1 आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे आउटवर्ड इनवॉइसेस। इसकी आप थ्योरी लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि इनवॉइस नंबर नहीं। इशूड, कैंसल्ड, और नेट। फिर सर कौन सा टेबल लिखेंगे? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूँ। इसमें B2B और B2C दोनों आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे सर टेबल नंबर 13.5। ये किससे डील करता है? क्रेडिट नोट से। इसमें आप क्रेडिट नोट नंबर लिख दोगे, ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस लिख दोगे, ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सर और भी कोई टेबल आएगा क्या? सर और भी कोई टेबल आएगा क्या? नहीं बेटा, बस इतना काफी है। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और था, वो क्या पूछ रहा था? ऑल्सो एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट इन टू बी ऑफ मिस्टर वाई। अभी तक हम लोग ने जो भी बात करी, हम लोग ने किसकी करी? क्वेश्चन 2 में। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तक हम लोग ने किसकी बात करी? अभी हमने सारी बात करी मिस्टर एक्स के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? मिस्टर एक्स के रेफरेंस में। अब हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? मिस्टर वाई के। अब यहां पे क्या होगा ना, ओरिजिनल इनवॉइस जो था इन द मंथ ऑफ मार्च, वो कितने का था? 4 लाख का। तो जो टू बी रहा होगा उसमें आईटीसी आपको मिल गई होगी। आईटीसी कितनी मिल गई होगी? 4 लाख पे 5%। कितनी मिली होगी? 4 लाख पे 5%। तो टैक्सेबल वैल्यू आपकी 4 लाख थी। CGST, SGST। रुको, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। 2B में, ठीक है, किसमें? थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूं। 2B इन द मंथ ऑफ मार्च, टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी थी? 4 लाख थी। जिसपे आप कितना GST का ITC मिल रहा था? 2.5% के हिसाब से। एक तो सर मिल रहा था 10,000 और एक तो मिल रहा था 10,000। ये आपको मार्च के महीने में मिला। पर अप्रैल में पता चला कि एक क्रेडिट नोट है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और क्रेडिट नोट की वैल्यू पता है कितनी थी? 2 लाख। उस पे 2.5% लगाओगे तो आ जाएगा 5,000, 5,000। इतने से आपका ECL का बैलेंस जब आप 3B फाइल करोगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पे दिख रहा है? 2B में।
और ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? क्योंकि ये क्या है? क्रेडिट नोट है। इससे आपकी आईटीसी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बस इतना ही लिखना था कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि दिस विल रिड्यूस द आईटीसी ऑफ मिस्टर वाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल by 5,000 in CGST and 5,000 in SGST। आई होप आपको सभी सोल्यूशन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया हम लोग का? सर क्वेश्चन नंबर 1 बचा है बस हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।